गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है जैव बायोमोलिक्यूल्स और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन्स। क्या होते हैं प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स क्या होते हैं और जो प्रोटीन्स से प्राप्त जो विभिन्न प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं कौन कौन से होते हैं वो हम आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक प्रोटीन्स। क्या होते हैं प्रोटीन्स? प्रोटीन्स नाइट्रोजन युक्त उच्च अणुभार के जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। प्रोटीन्स जीव जगत लिविंग सिस्टम में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु होते हैं। प्रोटीन्स जीव जगत लिविंग सिस्टम में सर्वाधिक पाए जाने वाले जैव अणु बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन के जो प्रमुख स्रोत होते हैं, मेन सोर्सेज जो होते हैं, वो दूध, पनीर, दालें, मूंगफली और मांस मछली आदि होते हैं। प्रोटीन्स शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक आधार बनाते हैं। जो प्रोटीन होते हैं ना, वो शरीर का मूलभूत फंडामेंटल संरचनात्मक तथा क्रियात्मक आधार बनाते हैं। जो प्रोटीन्स होते हैं ये शरीर के प्रत्येक भाग में उपस्थित होते हैं तथा जीवन का जो मूलभूत स्ट्रक्चरल और जो फंक्शनल आधार होता है उसको बनाते हैं। प्रोटीन्स शरीर की वृद्धि एवं अनुरक्षण ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स जो होती है ना, ये शरीर की वृद्धि ग्रोथ तथा अनुरक्षण मेंटेनेंस, मतलब जो टूट फूट होती है शरीर में, मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से हुई है। प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के वर्ड प्रोटियोस ग्रीक भाषा के वर्ड प्रोटियोस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्राथमिक अथवा अति महत्वपूर्ण। ये जो प्रोटियोस है ये ग्रीक भाषा का वर्ड है। इसका मतलब होता है प्राथमिक या प्राथमिक आवश्यकता या कहें अति महत्वपूर्ण, क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए अति आवश्यक होते हैं। प्रोटीन्स अल्फा अमीनो अम्लों के बहुलक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं, पॉलीमर होते हैं। मतलब जो प्रोटीन्स होते हैं ना, प्रोटीन्स रासायनिक रूप से क्या होते हैं? ये अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। प्रोटीन्स में जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं ना, वो पेप्टाइड बंधों के द्वारा पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा, ये CONH, ये पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो
प्रोटीन्स में जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं ना, वो पेप्टाइड बंधों के द्वारा जुड़े रहते हैं, और अमीनो एसिड्स, अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधों के द्वारा एक दूसरे से जुड़ करके पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। यानी कि जो प्रोटीन्स होती है ना, वो पॉलीपेप्टाइड चेन श्रृंखलाएं होती है। और हमारे शरीर का लगभग 19% भाग जो है वो प्रोटीन है। हमारी बॉडी का 19% भाग कैसे बना हुआ है? प्रोटीन से बना होता है। तो प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन्स अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। अब देखते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स क्या होते हैं। अल्फा एमिनो एसिड वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो NH2 तथा कार्बोक्सिल, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो तथा कार्बोक्सिल दोनों समूह उपस्थित होते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो तथा कार्बोक्सिल दोनों समूह उपस्थित होते हैं, एमिनो अम्ल कहलाते हैं। जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एमिनो समूह भी होता है और जिनमें कार्बोक्सिल समूह भी होता है। जैसे जो सबसे सरल एमिनो अम्ल होता है वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो सूत्र होता है वो ये होता है CH2COOH, और ये यहाँ पे NH2 समूह, ये है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन। और जैसे ये CH3NH2COOH, ये है एलानिन। एलानिन, ये ग्लाइसिन है और ये एलानिन है। ग्लाइसिन। देखो इनमें एमिनो समूह भी है, कार्बोक्सिल समूह भी है ना। तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें एमिनो समूह और कार्बोक्सिल समूह दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल। कार्बोक्सिल समूह के सापेक्ष NH2 समूह की स्थितियों के आधार पर जो कार्बोक्सिल जो ये एमिनो अम्ल होते हैं ना, इनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा आदि समूहों में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। कार्बोक्सिल समूह के सापेक्ष NH2 समूह की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर जो अमीनो अम्ल होते हैं ना, इनको अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा वर्गों में इनको वर्गीकृत किया जा सकता है। देखो अगर NH2 समूह जो कार्बोक्सिल समूह है वो उससे पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे एमिनो अम्ल कहलाते हैं अल्फा एमिनो एसिड्स। कार्बोक्सिल समूह से जुड़ा जो पहला कार्बन होता है वो कहलाता है अल्फा कार्बन, और इससे अगर NH2 समूह जुड़ा हुआ है तो ये एमिनो एसिड कहलाएगा अल्फा एमिनो एसिड। अगर कार्बोक्सिल समूह से जो NH2 समूह जुड़ा होता है वो दूसरे कार्बन पर हो, देखो ये तो पहला कार्बन हो गया, देखो ये भी अल्फा एमिनो एसिड है और ये भी अल्फा एमिनो अम्ल है, क्योंकि कार्बोक्सिल जो समूह है ना उससे ये जुड़ा पहला कार्बन ये है और इससे ये NH2 समूह जुड़ रहा है, तो ये ऐसे अम्ल कहलाते हैं अल्फा एमिनो अम्ल। और अगर NH2 समूह दूसरे कार्बन पर जुड़ा हुआ हो तो एमिनो एसिड कहलाएगा बीटा एमिनो अम्ल। अगर NH2 समूह COOH से तीसरे कार्बन से जुड़ा हो तो वो कहलाएगा गामा एमिनो एसिड। अगर चौथे से जुड़ा हुआ हो तो वो कहलाएगा डेल्टा एमिनो अम्ल। तो कार्बोक्सिल समूह के सापेक्ष NH2 समूह की आपेक्षिक स्थितियों के आधार पर
जो अमीनो अम्ल होते हैं ना उनको अल्फा बीटा गामा डेल्टा वर्गों में उनको विभाजित किया जा सकता है। तो अल्फा अमीनो एसिड ध्यान रखो, अल्फा अमीनो एसिड जो होते हैं वो वे अमीनो एसिड होते हैं जिनमें NH2 समूह कार्बोक्सिल समूह से जुड़े पहले कार्बन से जुड़ा होता है। तो ऐसे एमिनो अम्ल कहलाते हैं अल्फा एमिनो एसिड। और जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स के जल अपघटन से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स के जल अपघटन से, ध्यान रखो, प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस से केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। जो अल्फा अमीनो अम्ल होते हैं, अल्फा अमीनो अम्लों के रूढ़ नाम ट्राइवियल नेम्स होते हैं। मतलब इनके जो अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं ना, इनके परंपरागत नाम होते हैं जो इन यौगिकों के किसी विशेष गुण या इनके स्रोत के आधार पर, जिससे ये प्राप्त होते हैं उसके आधार पर इनके नाम रखे होते हैं जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं। जैसे ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का नाम इसका स्वाद मीठा होने की वजह से, ग्लाइसिन जो एमिनो एसिड होता है इसका स्वाद मीठा होता है, तो इसका स्वाद मीठा होने की वजह से इसका नाम ग्लाइसिन रखा गया। क्योंकि ग्रीक भाषा में ये वर्ड बना है ग्लाइकोस से। ग्लाइकोस का मतलब होता है मीठा। ग्लाइसिन जो वर्ड है ये बना है ग्लाइकोस से, तो इसका स्वाद मीठा होने की वजह से क्या होता है ग्लाइसिन, ये होता है CH2, है ना, ये यहां पर NH2 समूह होता है, ये COOH, तो इसका ये ग्लाइसिन है, इसका स्वाद मीठा होने की वजह से इसका नाम ग्लाइसिन रखा गया। इसी प्रकार से टायरोसिन। टायरोसिन अमीनो अम्ल का नाम टायरोसिन अमीनो अम्ल का नाम, इसका नाम टायरोसिन। क्योंकि इसको सबसे पहले ये जो एमिनो अम्ल होता है ना, एक एमिनो अम्ल होता है जिसका नाम होता है टायरोसिन। तो टायरोसिन का नाम टायरोसिन इसलिए रखा गया क्योंकि ये सबसे पहले पनीर से प्राप्त किया गया, और पनीर को ग्रीक भाषा में टायरोस कहते हैं। जो पनीर होता है ना, पनीर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, टायरोस। तो पनीर से प्राप्त होने के कारण इस एमिनो एसिड का नाम टायरोसिन रखा गया। तो जो एमिनो एसिड होते हैं ना, एमिनो एसिड्स वे कार्बनिक अम्ल होते हैं, वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें NH2 और एमिनो और ये कार्बोक्सिल, ये दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं एमिनो एसिड्स। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स का इनके रूढ़ नाम होते हैं, और इनके रूढ़ नाम जो होते हैं वो इनके किसी विशेष गुण या इनके स्रोत के आधार पर इनके नाम रखे गए हैं। और जो एमिनो एसिड होते हैं ना, एमिनो एसिड का जो सामान्य सूत्र होता है अल्फा एमिनो एसिड का, अल्फा एमिनो अम्लों का सामान्य सूत्र, अल्फा एमिनो अम्लों का सामान्य सूत्र ये होता है COOH, है ना,
COOH, है ना, R यहाँ लगा दो, और HNH2 ये होता है। मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं RCNH2 और यहाँ पर ये COOH, है ना, या ऐसे लिख लो। जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, इनका सामान्य सूत्र क्या होता है? इनका सामान्य सूत्र ये होता है, R जो होती है ये साइड चेन होती है और इसके विभिन्न मान होते हैं R के, आगे हम पढ़ेंगे। तो जो एमिनो एसिड होते हैं, जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, देखो ये RCOOH समूह, जो ये अल्फा कार्बन है, तो जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं ना, उनका जो सामान्य सूत्र होता है वो ये होता है, या इसको इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन्स की मूलभूत फंडामेंटल इकाई होती है। और प्रोटीन नाम सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है मुल्डर। प्रोटीन नाम दिया था मुल्डर ने 1839 में। प्रोटीन नाम किसने दिया था? प्रोटीन नाम दिया था मुल्डर नाम के वैज्ञानिक ने 1839 में। तो ये तो बात हुई एमिनो एसिड्स की। क्या होते हैं एमिनो अम्ल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखते हैं एमिनो अम्लों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड्स। एमिनो अम्ल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो और कार्बोक्सिल समूह दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं? एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। एमिनो अम्लों के अणु में उपस्थित जो एमिनो एसिड्स होते हैं, उनके अणु में उपस्थित एमिनो NH2 तथा कार्बोक्सिल COOH, इन समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर, इन समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर एमिनो अम्लों को अम्लीय, क्षारीय तथा उदासीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। एमिनो अम्ल के अणु में उपस्थित NH2 और COOH समूहों की आपेक्षिक संख्या के आधार पर जो एमिनो एसिड्स होते हैं, उनको अम्लीय एसिडिक और अक्षारीय बेसिक और न्यूट्रल उदासीन समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, अम्लीय एमिनो अम्ल क्या होते हैं? अम्लीय एमिनो एसिड वे होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल समूहों की जो संख्या होती है ना, वो NH2 समूहों से ज्यादा होती है। अगर एमिनो अम्ल के अणु में COOH समूहों की संख्या NH2 समूह से ज्यादा है ना, तो एमिनो अम्ल क्या होता है? वो होता है अम्लीय। अगर NH2 समूहों की संख्या कार्बोक्सिल समूहों से ज्यादा हो तो एमिनो अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अमीनो अम्ल होते हैं क्षारीय। और अगर एमिनो अम्ल में NH2 और कार्बोक्सिल समूहों की संख्या बराबर हो तो ऐसे एमिनो अम्ल कहलाते हैं उदासीन एमिनो एसिड। इनके उदाहरण अभी आगे देखेंगे हम। अगर कार्बोक्सिल समूहों की संख्या ज्यादा है NH2 से तो एमिनो अम्ल क्या होता है? अम्लीय होता है। और ऐसे एमिनो अम्ल जिनमें NH2 समूहों की संख्या COOH कार्बोक्सिल समूह से ज्यादा होती है तो ऐसे एमिनो अम्ल कहलाते हैं क्षारीय एमिनो एसिड्स। और जिनमें ये दोनों समूह बराबर होते हैं ऐसे एमिनो एसिड कहलाते हैं उदासीन एमिनो अम्ल। अब कुछ एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो शरीर में संश्लेषित किए जा सकते हैं, वो शरीर के अंदर उनका निर्माण किया जा सकता है। तो ऐसे एमिनो एसिड्स कहलाते हैं अनावश्यक एमिनो
अम्ल, एमिनो अम्ल। नॉन इसेंशियल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड, अमीनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, ऐसे एमिनो एसिड्स जिनका निर्माण बॉडी के अंदर खुद ब खुद हो सकता है, ऐसे एमिनो एसिड कहलाते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। जैसे जैसे ग्लाइसिन है ना, जैसे टायरोसिन है, इनका निर्माण जो है वो बॉडी के अंदर हो सकता है, तो ये कहलाते हैं अनावश्यक एमिनो अम्ल। एक होते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, आवश्यक एमिनो अम्ल, इसेंशियल, इनको बोलते हैं अंग्रेजी में इसेंशियल एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वे अमीनो अम्ल होते हैं जिनका संश्लेषण शरीर के अंदर नहीं होता, इनको भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। ऐसे एमिनो एसिड कहलाते हैं आवश्यक एमिनो एसिड्स, जैसे ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, ट्रिप्टोफैन। तो ऐसे एमिनो एसिड्स अभी देखेंगे उनको आगे। तो ऐसे एमिनो एसिड कहलाते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स, जिनका संश्लेषण बॉडी के अंदर, हमारे शरीर के अंदर जिनका संश्लेषण नहीं हो सकता, ऐसे एमिनो एसिड्स कहलाते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स। इनको भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। और वे एमिनो एसिड्स जिनका निर्माण शरीर के अंदर हो सकता है, संश्लेषण बॉडी के अंदर हो सकता है, ऐसे एमिनो एसिड्स कहलाते हैं नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। और जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, जो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स अल्फा एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। जो प्रोटीन्स होती है ना, प्रोटीन्स का जब जल अपघटन करते हैं तो केवल अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। प्रोटीन्स के जल अपघटन से अल्फा एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। और जो अल्फा एमिनो अम्ल होते हैं ना, इनको इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, RCOOH, है ना, और ये H, ये NH2, ये है ना, ये बीच में क्या है, ये यहाँ पे कार्बन है। तो जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं, इनको हम इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी ये सूत्र यही है, R, ये यहाँ पे C, ये COOH, ये यहाँ पे ये NH2 समूह, और ये H, ये यही है। तो जो अल्फा एमिनो एसिड होते हैं उनको इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और प्रोटीन्स का जल अपघटन करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं। अब हम देखते हैं प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से जो विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल प्राप्त होते हैं, उनके नाम देखते हैं और उनके सूत्र देखते हैं। और देखो, जो एमिनो एसिड्स होते हैं ना, उनको 3 अक्षरों के संकेत के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और 1 अक्षर के संकेत के द्वारा भी अमीनो अम्लों को प्रदर्शित करते हैं। तो अब देखते हैं जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, जो प्रोटीन के जल अपघटन से प्राप्त होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से 20 प्रकार के अल्फा एमिनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्लों को देखो इस प्रकार से, ये R, ये COOH, ये H, ये NH2, इस सूत्र के द्वारा जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं ना, इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एमिनो अम्ल जो होते हैं, जो अल्फा एमिनो अम्ल, ये 20 जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, उनमें ये जो R है ना, पार्श्व श्रृंखला R,
इनके मान सब में COOH कार्बोक्सिल समूह भी होता है, NH2 समूह भी होता है। ये जो पार्श्व श्रृंखला है इसके मान अलग अलग होते हैं। देखो, पहला जो सबसे सरल एमिनो अम्ल होता है, ये एमिनो अम्ल के नाम लिखे हुए हैं। ये जो R है, R अलग अलग एमिनो एसिड्स में क्या है वो ये है। और जो एमिनो अम्ल होते हैं, अमीनो अम्लों को 3 अक्षर के प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और एक अक्षर के सिंबल के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं। पहला अमीनो अम्ल है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन का जो R है ना वो H होता है, यानी कि ग्लाइसिन में R की जगह H है। यहाँ R की जगह क्या है? H। और इसको GLY 3 अक्षर के प्रतीक के द्वारा या एक अक्षर के प्रतीक G के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एलानिन दूसरा एमिनो एसिड। एलानिन में यहाँ पर R जो है ना ये CH3 है। अगर हम यहाँ पे CH3 लिख दें तो ये अमीनो एसिड हो जाएगा एलानिन। और यहाँ पे क्या है? देखो, ये कार्बन है, यहाँ पे ये कार्बन है और इसको 3 अक्षर के प्रतीक ALA के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और 1 लेटर के द्वारा A से प्रदर्शित करते हैं। वेलिन में जो R होता है वो ये होता है CH3 का होल ट्वाइस CH। R ये होता है, 3 अक्षर का प्रतीक ये होता है, एक अक्षर के प्रतीक V होता है। यानी कि यहाँ R की जगह अगर हम ये जोड़ दें ना CH3 तो ये यौगिक क्या हो जाएगा? वेलिन हो जाएगा। ल्यूसिन ये होता है CHR, इसमें ल्यूसिन में ये होता है CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का ये होल ट्वाइस CH2 ये होता है ल्यूसिन। 3 अक्षर का प्रतीक LEU और एक अक्षर का प्रतीक L होता है। आइसोल्यूसिन में R जो होता है वो ये होता है CH3CH, है ना, यहां से जुड़ा होता है ये, जिससे ये मैथिल समूह जुड़ा होता है CH2CH3, ये है आइसोल्यूसिन। इसको ILE और एक अक्षर का प्रतीक I के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आर्जिनिन में R ये होता है NH डबल बॉन्ड CNH2 और ये NH से 3 CH2 समूह जुड़े होते हैं और एक CH2 समूह से यहाँ से ये जुड़ा होता है इस कार्बन से, मतलब R की जगह ये होता है और यहाँ से ये इस कार्बन से जुड़ता है। इसको ARG के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 3 अक्षर का प्रतीक इसका ARG और एक अक्षर का प्रतीक इसका R है, R। लाइसिन में जो R होता है वो होता है NH2CH2 का होल 4 और यहाँ से ये R यहाँ तक है, यहाँ से ये इस कार्बन से जुड़ा होता है। लाइसिन को LIS के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक लेटर का जो सिंबल होता है वो उसका होता है K। ग्लूटामिक अम्ल में R ये होता है CH2COOH, यहाँ से ये जुड़ा होता है इस कार्बन से, तो ये है ग्लूटामिक अम्ल। GLU के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक अक्षर का इसका प्रतीक होता है E। एस्पार्टिक अम्ल में एक CH2 इसमें कम होता है, ASP के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक अक्षर का प्रतीक इसका होता है D। और देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, कुछ एमिनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको हमारा शरीर जिसका संश्लेषण नहीं कर सकता, ऐसे एमिनो एसिड्स कहलाते हैं आवश्यक एमिनो अम्ल, इसेंशियल एमिनो एसिड्स। जो हमारा शरीर बना सकता है वो होते हैं, नहीं, जो हमारा शरीर बना सकता है वो एमिनो अम्ल होते हैं अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। और जिनको हमारी बॉडी नहीं बना सकती वो होते हैं आवश्यक एमिनो एसिड, इसेंशियल एमिनो एसिड। देखो, जिन पे ये डॉट लगा हुआ है ना, ये आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। अभी ये 9 एमिनो एसिड्स दिखाए हैं, अभी और हैं, ये 20 तक हैं। तो इनमें ये आवश्यक एमिनो एसिड्स हैं, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, आर्जिनिन, लाइसिन। इनको हमारी बॉडी नहीं बनाती, इनको भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर एमिनो अम्ल में NH2 और कार्बोक्सिल समूह की संख्या बराबर है तो एमिनो अम्ल होता है उदासीन। अगर ये
एक NH2 समूह है, एक कार्बोक्सिल समूह है। तो एमिनो एसिड्स होता है क्या, उदासीन। अगर कार्बोक्सिल समूह ज्यादा हो तो एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, क्योंकि अम्लीय समूह, ये अम्लीय समूह है, ये क्षारीय समूह है। तो अगर अम्लीय समूहों की संख्या ज्यादा होगी तो एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। और अगर NH2 समूह की संख्या ज्यादा होगी तो एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। और अगर दोनों समूह बराबर है तो वो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। देखो जैसे ये वाला ग्लाइसिन, ग्लाइसिन में देखो यहाँ पे कोई NH2 या COOH समूह नहीं है, तो ये तो उदासीन अमीनो एसिड है। ये वाला भी, ये वाला भी, ये उदासीन अमीनो एसिड है, ये भी उदासीन है, लाइसिन भी, ल्यूसिन भी, ये भी उदासीन है। अब देखो ये जो आर्जिनिन है, आर्जिनिन में R जो है ना ये है, तो इसमें R में ये NH2 समूह आया हुआ है, ये भी NH समूह आया हुआ है, तो ये अब C डबल, एक NH2 समूह तो इसमें है ही सूत्र में, अब R में ये NH2 समूह हो रहा है, तो इसका मतलब NH2 समूह की संख्या ज्यादा है COOH कार्बोक्सिल समूह से, तो ये अक्षारीय एमिनो अम्ल है। ऐसे ही ये लाइसिन में एक NH2 समूह और है, तो जब हम इस समूह को यहां लगाएंगे तो एक NH2 समूह, देखो इसमें एक NH2 समूह है, तो एक इसमें, एक यहाँ पे, दो अमीनो एसिड एमिनो समूह हो जाएंगे, तो फिर उनकी संख्या कार्बोक्सिल समूह से ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या है, ये अक्षारीय एमिनो एसिड है। ऐसे ये देखो यहाँ पे इसमें ये कार्बोक्सिल समूह है, तो जब हम ये समूह, इस समूह को यहाँ जोड़ेंगे तो एक तो ये समूह, एक ये, तो कार्बोक्सिल समूह ज्यादा हो जाएंगे, है ना, दो हो जाएंगे, ये एक ही है, तो एमिनो एसिड्स क्या हो जाएगा, एसिडिक है, तो ये अम्लीय एमिनो अम्ल है। ग्लूटामिक अम्ल क्या है, अम्लीय एमिनो अम्ल है। ऐसे ही जो एस्पार्टिक अम्ल है वो अम्लीय एमिनो एसिड्स है। तो ये कुछ उदाहरण अल्फा एमिनो एसिड्स के, इनको नोट करिए। अगला अल्फा एमिनो एसिड ग्लूटामीन। ग्लूटामीन में जो R होता है, R का मान ये होता है, देखो जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो ये होते हैं, इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना, एमिनो अम्लों को इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जो ग्लूटामीन होती है ना, इसमें R ये होता है, यहाँ से CH2 समूह से ये सारा इस कार्बन से जुड़ा होता है। ग्लूटामीन को GLN 3 अक्षर प्रतीक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, या Q के द्वारा, एक अक्षर प्रतीक इसका Q होता है। एस्पेराजीन, एस्पेराजीन में इसमें एक CH2 कम होता है इससे, और इसको ASN के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, एक अक्षर का प्रतीक इसका N होता है। थ्रियोनिन, थ्रियोनिन होता है R, थ्रियोनिन में CH3CHOH होता है, 3 अक्षर का प्रतीक ये होता है THR, एक अक्षर का प्रतीक T होता है। सेरीन में R ये होता है CH2OH, और इसको SER, 3 अक्षर प्रतीक है इसका, एक अक्षर प्रतीक इसका S है। सिस्टीन, इसमें R जो होता है ये होता है CH2SH, सल्फर होता है इसमें, SH समूह होता है ये सिस्टीन, और इसमें 3 अक्षर का जो प्रतीक होता है इसका CYS होता है, और एक अक्षर का प्रतीक इसका C होता है। मिथायोनिन, मिथ्योनिन, इसमें CH3S ये सल्फर है, CH2CH2 ये R होता है, 3 अक्षर प्रतीक MET, और एक अक्षर प्रतीक इसका M होता है। फेनिल एलानिन C6H5CH2 R होता है, R का मान, मतलब फेनिल एलानिन में R की जगह ये जुड़ा होता है, 3 अक्षर प्रतीक इसका ये है PHEF। टायरोसिन, टायरोसिन में R जो होता है वो ये होता है OH, और ये OH पैरा पोजीशन पर होता है, C6H4CH2, है ना, जो पनीर होता है ना, ये एमिनो एसिड होता है, इसमें R ये होता है, और बाकी कार्बन ये NH2HCOOH समूह होता है। ये टायरोसिन, प्रतीक इसका एक अक्षर का Y होता है। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन में ये R ये समूह होता है ना, यहां से ये से जुड़ा होता है, CH2 से यहां से जुड़ा होता है ये इस कार्बन से, तो
ट्रिप्टोफैन का 3 अक्षर का प्रतीक ये होता है और इसको W के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। हिस्टिडिन, हिस्टिडिन में R जो होता है, R इसमें ये होता है और इसको HIS या इसको H के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और देखो ये स्टार लगे हुए हैं, तो ये क्या है, ये आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। और जिनमें NH2 समूह लगा है ना, R में NH2 समूह है, वो अक्षारीय अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि NH2 समूह की संख्या अधिक हो जाएगी। एक NH2 समूह तो इसमें है ही है इसके सूत्र में, R में भी, इस R में भी एक NH2 समूह होता है, तो कार्बोक्सिल समूह से ज़्यादा हो जाती है संख्या NH2 समूहों की, तो इसलिए अम्ल क्या हो जाते हैं, अक्षारीय। और जिनमें कार्बोक्सिल समूह ज़्यादा होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अम्लीय। तो हिस्टिडिन और जो 20वां अमीनो एसिड है उसका नाम है प्रोलिन। इसका प्रोलिन का जो संरचना सूत्र होता है वो ये होता है और इसे PRO के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 3 अक्षर का प्रतीक, 1 अक्षर का प्रतीक P होता है। तो ये तो बात हुई जो अल्फा अमीनो एसिड्स प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होते हैं, 20 अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं, उनका संरचना सूत्र, उनके नाम, संरचना सूत्र मैंने आपको बताया। अब देखते हैं एमिनो अम्लों के गुण, भौतिक गुण देखते हैं, इनके कुछ रासायनिक गुण देखते हैं। एमिनो अम्ल रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या, रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ये जल में विलय उच्च गलनांक के ठोस होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और इनका जो गलनांक होता है वो बहुत उच्च होते हैं। ये एमिनो एसिड जो होते हैं ये सामान्य एमिनो और जो कार्बोक्सिल यौगिक होते हैं, कार्बोक्सिल समूह युक्त यौगिक होते हैं, उनके समान व्यवहार नहीं करते। देखो जो एमिनो एसिड होते हैं इनमें NH2 समूह भी होता है, एमिनो समूह भी होता है और इनमें ये कार्बोक्सिल समूह भी होता है एमिनो एसिड्स में। एमिनो अम्ल सामान्य एमिनो और कार्बोक्सिलिक यौगिकों के समान व्यवहार नहीं करते, अपितु ये लवण साल्ट के समान व्यवहार करते हैं, साल्ट के समान व्यवहार करते हैं। इसका कारण ये है कि जो एमिनो अम्ल होते हैं, एमिनो अम्ल के अणु में अम्लीय देखो ये कार्बोक्सिल समूह ये अम्लीय समूह है, ये अम्लीय समूह, और NH2 ये क्षारीय बेसिक समूह है, ये क्षारीय समूह है। तो एमिनो अम्लों में अम्लीय और अक्षारीय समूह, दोनों समूह उपस्थित होने के कारण एमिनो अम्ल साल्ट के समान व्यवहार करते हैं। ये सामान्य एमिनो यौगिक या सामान्य जो कार्बोक्सिलिक यौगिक होते हैं उनके समान व्यवहार नहीं करते, बल्कि ये साल्ट के समान व्यवहार करते हैं, लवण के समान व्यवहार करते हैं, क्योंकि इनमें अम्लीय और अक्षारीय दोनों समूह उपस्थित होते हैं। जलीय विलयन में देखो जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स को हम इस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, RCOOH, और ये क्या है, NH2। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड जो होते हैं जलीय विलयन में, देखो ये H, ये अम्लीय समूह है, इसमें कार्बोक्सिल समूह में H को प्रोटॉन के रूप में त्यागने की प्रवृत्ति होती है, और ये अक्षारीय समूह है, इस पर बेसिक ग्रुप है, बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। NH2 समूह में प्रोटॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, कार्बोक्सिल समूह में प्रोटॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है। तो जलीय विलयन में एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन त्याग सकता है और एमिनो समूह प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, जिसके फलस्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन प्राप्त होता है। देखो जब ये समूह
जब ये समूह प्रोटॉन त्यागता है और ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये एक द्विध्रुवीय आयन प्राप्त होता है। ये द्विध्रुवीय आयन प्राप्त होता है। ये NH3 समूह हो जाएगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। और ये द्विध्रुवीय आयन इसको बोलते हैं डाईपोलर आयन बनता है। और ये डाईपोलर आयन कहलाता है ज्विटर आयन। इसको कहते हैं ज्विटर आयन। ये जो ज्विटर आयन होता है ये विद्युत उदासीन होता है। ज्विटर आयन कैसा होता है? ये विद्युत उदासीन होता है। यद्यपि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं, लेकिन जितना धनावेश होता है उतना इसमें ऋणावेश होता है। तो इसलिए जो ये ज्विटर आयन होता है ये उदासीन होता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है कि ज्विटर आयन क्या होता है। एमिनो अम्ल जलीय विलयन में एमिनो अम्ल का कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन त्याग देता है और जो एमिनो समूह है वो एक प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विध्रुवीय आयन प्राप्त होता है जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। और ज्विटर आयन उदासीन होता है, यद्यपि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों उपस्थित होते हैं। तो जो एमिनो एसिड्स जो होते हैं ना, वो सामान्य एमिनो या सामान्य कार्बोक्सिलिक जो अम्ल होते हैं उनकी भांति व्यवहार नहीं करते, बल्कि साल्ट के समान व्यवहार करते हैं। क्योंकि एमिनो अम्ल के अणु में अम्लीय और क्षारीय ये दोनों समूह उपस्थित होते हैं, जिसके कारण जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन त्याग सकता है, एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। तो जलीय विलयन में ये कार्बोक्सिल समूह जब एक प्रोटॉन त्याग करता है तो ये उस प्रोटॉन को ग्रहण करता है NH2 समूह, जिससे एक द्विध्रुवीय डाईपोलर आयन प्राप्त होता है जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर मात्रा में होते हैं। और देखो जो एमिनो अम्ल होता है ना, एमिनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में ये उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है। एमिनो अम्ल ज्विटर आयन के रूप में उभयधर्मी प्रकृति प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है? ये एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड है ना। और देखो यहाँ पे एक H और लगा लीजिए, 3 संयोजकता है ना, तो एक H और लगाओ, यहाँ पे यहाँ भी एक H और लगाओ, है ना। तो ये क्या है? एमिनो एसिड है। अगर इसका कार्बोक्सिल समूह प्रोटॉन त्यागता है, ये प्रोटॉन ग्रहण करता है, तो ये बन जाता है ज्विटर आयन। और अगर ये ज्विटर आयन वापस ये प्रोटॉन इसको दे देता है तो ये अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो ये आयन कहलाता है ज्विटर आयन। और इस ज्विटर आयन के रूप में जो एमिनो अम्ल होता है वो उभयधर्मी एम्फोटेरिक नेचर प्रदर्शित करता है। मतलब ये अम्ल और क्षारक दोनों के साथ में अभिक्रिया करता है। देखो किस प्रकार से, देखो ये CHCOO के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर ये NH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये क्या है? ज्विटर आयन। ये ज्विटर आयन देखो ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करता है। देखो जब ये अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है अम्लीय माध्यम में, तो ये H यहाँ जुड़ जाता है ना। तो ये हो जाएगा COOH, यानी कि अम्लीय माध्यम में जो एमिनो अम्ल होता है ना, ये एक धनायन के समान व्यवहार करता है। अम्लीय माध्यम में ये धनायन के समान व्यवहार करता है। और क्षारीय माध्यम में OH आयन होते हैं,
OH आयन यहाँ पे ये जो प्रोटॉन है ना इसके साथ में अभिक्रिया करके H2O बना लेता है, इसमें से H2O निकल जाता है और ये क्या बन जाएगा RCHCOO के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये NH2 है ना। तो अक्षारीय माध्यम में जो एमिनो अम्ल होते हैं ना वो ऋण आयन के समान व्यवहार करते हैं। तो ये चीज ध्यान रखने की है कि अम्लीय माध्यम में एमिनो एसिड जो है वो धन आयन के समान व्यवहार करते हैं और अक्षारीय माध्यम में एमिनो एसिड ऋण आयन के समान व्यवहार करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज। देखो ग्लाइसिन को छोड़ करके सभी एमिनो अम्ल, ग्लाइसिन को छोड़कर सभी जो एमिनो एसिड होते हैं वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को ये घुमाते हैं क्योंकि इनमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। देखो ग्लाइसिन क्या होता है? ग्लाइसिन देखो ये होता है ग्लाइसिन NH2H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, और यहाँ पे ये यहाँ पे COOH समूह है, ये COOH, ये ग्लाइसिन है। देखो जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन को छोड़ करके जो प्रकृति में उपलब्ध एमिनो अम्ल होते हैं ना वो सभी ध्रुवण घूर्णक होते हैं, ऑप्टिकल ध्रुवण घूर्णक वे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाने वाले होते हैं क्योंकि उनमें असममित कार्बन परमाणु होता है। ग्लाइसिन में ये असममित कार्बन परमाणु नहीं होता। असममित कार्बन परमाणु तो वो होता है जो 4 अलग अलग परमाणुओं या परमाणु समूहों से जुड़ा होता है। यहाँ पे ये 2 परमाणु समूह समान है, इसलिए ग्लाइसिन जो होता है ना वो ध्रुवण घूर्णक नहीं होता। और बाकी जो प्रकृति में उपलब्ध एमिनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं? वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, वो ध्रुवण घूर्णक होते हैं, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घुमाते हैं। और जो एमिनो एसिड होते हैं ना ये D तथा L रूपों में पाए जाते हैं। जो एमिनो अम्ल होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करते हैं ना D तथा L रूप में, तो इसी प्रकार से जो एमिनो एसिड होते हैं ना ये D तथा L रूपों में पाए जाते हैं। और जो अधिकांश जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं ना वो L एमिनो अम्ल होते हैं, उनका L विन्यास होता है। और जो L एमिनो अम्ल होते हैं, L एमिनो अम्लों में जो NH2 समूह होता है ना, NH2 समूह को इस प्रकार से बाईं ओर, ये कार्बन असममित कार्बन है ये, है ना, और यहाँ पर ये COOH समूह है, और मान लीजिए यहाँ पर ये R समूह है, या मान लो ये एलानिन है, एलानिन में ये CH3 समूह होता है। तो जो L अमीनो एसिड होते हैं, L अमीनो एसिड को देखो ये असममित कार्बन परमाणु, इनको बाईं ओर NH2 समूह को बाईं ओर लिख करके प्रदर्शित करते हैं। अधिकांश जो अल्फा अमीनो एसिड होते हैं ना वो उनका L विन्यास होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया प्रोटीन्स क्या होते हैं, एमिनो अम्ल्स क्या होते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो अल्फा एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स के हाइड्रोलिसिस से प्राप्त होते हैं वो मैंने आपको बताए, और ज्विटर आयन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।